सिलास बिस्तर पर बैठ गया। उसने होलोग्राफिक नोटपैड और स्क्रीन निकाली और उन लोगों पर शोध करना शुरू कर दिया जिन्हें वह संभवतः प्रयोगशाला सुविधा के लिए नियुक्त कर सकता है। वह अपना समय लेना सुनिश्चित करता है क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान और चरित्रवान लोगों को चाहता है। वह ऐसा कोई व्यक्ति नहीं चाहता जो अपनी बुद्धिमत्ता को अपने दिमाग में घुसने दे और दूसरों के विचारों या राय को स्वीकार करने में असमर्थ हो जाए और नया ज्ञान प्राप्त करना उसके लिए बेहद मुश्किल हो जाए। साथ ही उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त न करे जो संभवतः जासूस बन सकता है या उसकी अनुमति के बिना ज्ञान को जनता तक लीक कर सकता है। कोई कह सकता है कि सिलास प्रयोगशाला में अपने लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करके अपनी सभी चिंताओं को हल कर सकता है। चूंकि वह एक अजीब बना सकता है, तो क्यों न एक ऐसा बनाया जाए जिसका विशेष रूप से अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सके और उसे छोटे आय बनाने में सक्षम बनाया जा सके। हालांकि यह सच है, लेकिन फिलहाल उसके लिए यह वास्तव में असंभव है। पहला कारण यह है कि आय डिजिटल इकाइयां हैं, जिसका अर्थ है कि वे केवल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही बातचीत कर सकते हैं, जिसका अर्थ ये भी है कि उनके लिए भौतिक दुनिया के साथ बातचीत करना असंभव है। चाहे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कितनी भी बुद्धिमान और उन्नत क्यों न हो, अंत में यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही है, एक डिजिटल इकाई। इस नियम का एकमात्र अपवाद लूना है, जो वर्तमान में माओ में निवास कर रही है। इसका उपयोग भौतिक दुनिया के साथ बातचीत करने के लिए कर रही है। सिलास के लिए सिस्टम स्टोर से माओ को स्वतंत्र रूप से खरीदना भी असंभव है क्योंकि उसके पास इसका निःशुल्क पास नहीं है। सिलास ने अपना शोध करते समय अपना समय लिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह उन सभी को हटा दे जो उसके और उसकी योजनाओं के लिए संभावित परेशानी का कारण बन सकते हैं। 1 घंटे से अधिक शोध करने के बाद आखिरकार उसका काम पूरा हो गया। उसने होलोग्राफिक नोटपैड को देखा जिसमें उन व्यक्तियों की सूची थी जिन्हें वह नियुक्त करने की योजना बना रहा है, और संतुष्टि में खुद को सिर हिलाया। सूची बहुत विस्तृत थी और इसमें दुनिया के हर क्षेत्र और अनुशासन में सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ शामिल थे। अब बस उन्हें मनाना बाकी है, सिलास ने खुद से कहा, जैसे ही उसने अपना हाथ हिलाया और उसके सामने होलोग्राम गायब हो गए। आप इसे कब शुरू करने की योजना बना रहे हैं? लूना, जो बिस्तर के दूसरी ओर एक सोफे पर बैठी थी, ने पूछा। कल मैं सूची में पहले व्यक्ति एडवर्ड विटन से शुरुआत करूंगा, सिलास ने जवाब दिया। वह एक अमेरिकी है। आपको कैसे यकीन है कि वह आपके लिए काम करने के लिए सहमत होगा? एक सच्चा वैज्ञानिक राष्ट्रीयता की परवाह नहीं करता है, बल्कि विज्ञान की उन्नति के साथ वह क्या हासिल कर सकता है, इसकी परवाह करता है। और मैं उसे वेनेजुएला के लिए काम करने के लिए नहीं बल्कि अपने लिए काम करने के लिए भर्ती कर रहा हूँ। उसे मनाना आसान होना चाहिए, क्योंकि मैं एक बहुत ही ठोस मामला बना सकता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि वह मेरा प्रस्ताव स्वीकार करेगा। साथ ही मैं उसे ऐसा ज्ञान देने के लिए पर्याप्त उदार हो सकता हूं जिससे उसे नोबेल पुरस्कार मिल सके, सिलास ने अपनी अजीबोगरीब मुस्कान के साथ कहा। आप ज्ञान का उपयोग चारा के रूप में कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप कह सकते हैं कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप उसे वह ज्ञान अवश्य देंगे। मैं उसे तब तक नहीं दूंगा जब तक मुझे ऐसा न लगे कि यह आवश्यक है, सिलास ने कहा, और आगे कहा, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि यह उस बिंदु तक पहुंचेगा। आपका ऐसा कहना और भी अधिक निश्चित करता है कि आप उसे ज्ञान अवश्य देंगे। आप किसी ऐसे युवा को क्यों नहीं लाते जो हर तरह की बात करने के लिए तैयार हो? लूना ने पूछा। देखा लूना, यही समस्या है। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो बिना कोई सवाल पूछे मेरी हर बात मान ले। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बुद्धिमान हो और अच्छे तरीके से सुधार कर सके, सिलास ने जवाब दिया। लेकिन ऐसे युवा लोग भी हैं जो ऐसे ही होते हैं। उनमें से बहुत से लोग वास्तव में, आप जानते हैं कि सही जगह कहाँ है। इसमें समय लगेगा लूना। हमारे पास जितना समय चाहिए उतना है। आपकी योजनाओं के अनुसार हम बैंक और मुख्यालय भवन बनने के बाद ही प्रयोगशाला सुविधा पर निर्माण शुरू करेंगे। वेनेसुएला कंस्ट्रक्शन के अनुसार अकेले बैंक भवन के निर्माण में कम से कम 3 साल लगने की उम्मीद है। ये सिर्फ बैंक की इमारत के लिए है और हमें अभी मुख्यालय की इमारत के बारे में बात करनी है, जो कि मैं आपके बारे में जो जानता हूँ उसके अनुसार इमारत बहुत भव्य होने जा रही है और संभवतः बुर्ज खलीफा को पूरा करने में लगने वाले समय से ज़्यादा समय लगेगा। सिलास को लगा कि उसे अचानक कुछ याद आ गया जब उसने लूना को ये कहते हुए सुना कि बैंक की इमारत के निर्माण को पूरा होने में कितना समय लगेगा। वह इस बात से अवगत था क्योंकि वह भी उनकी बातचीत सुन रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले भावनात्मक सत्र में यह बात उसके दिमाग से निकल गई। हाँ, ये बात मेरे दिमाग से पूरी तरह निकल गई। लूना, शहर में एक इमारत खरीदो।
इसका इस्तेमाल बैंक के संचालन के लिए तब तक किया जाएगा जब तक कि मुख्य इमारत पूरी नहीं हो जाती। जो इमारत बनाई जा रही है उसका इस्तेमाल इसके मुख्यालय के रूप में किया जाएगा, सिलास ने कहा। योजनाओं में एक और सहज बदलाव, लूना ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। मैं सहज हूँ, सिलास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आवेगपूर्ण सही शब्द होगा, दोनों में अंतर है। मैंने योजना में सहज सुधार किया, मैंने पूरी तरह से बदलाव नहीं किया, है न? सिलास ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखते हुए पूछा। जो भी हो, आपकी क्या ज़रूरतें हैं? वह इमारत जिसे आप चाहते हैं कि मैं खरीदूं। ज्यादा नहीं, लेकिन सुनिश्चित करें कि यह ऊपर हो। मैं इसे आपके विवेक पर छोड़ता हूँ, लेकिन सुनिश्चित करें कि ये 2-3 मंजिल और उससे ऊपर हो, क्योंकि यह तब तक एक अस्थायी इमारत होगी जब तक कि दूसरी इमारत पूरी नहीं हो जाती। साथ ही देश के अन्य शहरों, राज्यों और क्षेत्रों में और इमारतें खरीदने की व्यवस्था करें, सिलास ने कहा। शाखा इमारतें, लूना ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, शाखा इमारतें, सिलास ने उत्तर दिया। इसका मतलब है कि मैं कल आपके साथ यात्रा नहीं करूंगा, लूना ने कहा। हाँ, क्यों? तुम जाना चाहती हो? सिलास ने पूछा और उत्सुकता से उसकी ओर देखा। वास्तव में नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज की सुरक्षा की जरूरत है, लूना ने कहा और खिड़की से बाहर देखने के लिए मुड़ी। सिलास ने ये देखा और हल्के से हंसा। छी, कम से कम अपनी भावनाओं के बारे में तो ईमानदार रहो। बस तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो। लगता है तुम चिपचिपे हो रहे हो, सिलास ने एक धूर्त मुस्कान और एक भौं को ऊपर उठाते हुए कहा। क्या भावनाएं? मैं एआई हूँ, एक अत्यधिक बुद्धिमान आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। मेरे पास भावनाएं कैसे हो सकती हैं और मैं क्यों चिपचिपी रहूं जब मैं हमेशा कई चैनलों के माध्यम से तुमसे बात कर सकती हूँ, लूना ने कहा और एक अजीब तरह से स्थिर चेहरे के साथ सिलास को देखा। जब सिलास ने ये देखा तो उसने अपना सिर हिलाया और हंसा। जब उसने लूना की प्रतिक्रिया सुनी तो उसे लगा कि वह अपनी बेटी को चिढ़ा रहा है। बस काम पूरा करो, यहाँ सब कुछ हो जाने के बाद मैं तुम्हें बुलाऊंगा, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा और लूना के बालों को सहलाने के इरादे से उसके पास चला गया। ऐसा मत करो, लूना ने उसकी हरकतें देखकर कहा। क्या मत करो? सिलास ने आश्चर्य से पूछा। तुम मेरे बालों को छूने वाले हो, ऐसा मत करो, लूना ने कहा और सोफे से उठकर बालकनी की ओर चली गई। जब सिलास ने उसकी हरकत देखी तो उसने अपना सिर हिलाया। चलो, मेरी प्यारी लूना अपने विद्रोही दौर से गुजर रही है। सिलास ने कल की अपनी यात्रा के लिए तैयार होने का फैसला किया। उसने लूना की सलाह मानने और ऐसे युवा खून की तलाश करने का फैसला किया जिसे वह काम पर रख सके। हालांकि वह युवा और यहाँ तक कि लगभग अनुभवहीन या पूरी तरह से अनुभवहीन लोगों को भी काम पर रखने की योजना बना रहा है, लेकिन वह जानता था कि उसे अनुभवी व्यक्ति की भी जरूरत है। सिलास ये भी जानता था कि अनुभवी लोग भी परेशानी खड़ी कर सकते हैं क्योंकि उनका अनुभव उन्हें घमंडी बना सकता है। अपनी व्यवस्थाएं करने के बाद सिलास बिस्तर पर लेट गया और बाकी दिन को बिना किसी घटना के गुजरता हुआ देखा। अगले दिन नाश्ता करने के बाद सिलास हवाई अड्डे के लिए निकल पड़ा। लूना उसके पीछे पीछे चल रही थी। मुझे प्रतिदिन अपडेट करते रहे और यदि कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप अकेले नहीं संभाल सकते तो श्री उसमेरोबे से मदद मांगने में संकोच न करें। यदि आप दोनों इसे संभाल सकते हैं तो मुझे बताएं। साथ ही यदि यह कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है तो मुझे तुरंत सूचित करें, सिलास ने विमान में चढ़ने से पहले कहा। लूना रनवे के पास खड़ी थी और उसने विमान को धीरे धीरे उड़ान भरने से पहले धीरे धीरे उड़ान भरते देखा। विमान की गायब होती रूपरेखा को देखते हुए लूना मुड़ी और हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार की ओर वापस चलने लगी। अरे, कौन चिपचिपा हो रहा है? तारांकन 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 8 घंटे से अधिक की उड़ान के बाद सिलास आखिरकार सेंट जोस पहुंच गया। जैसे ही विमान रुकने के लिए टैक्सी से उतरा, उसका यात्री द्वार खुल गया और सिलास हवाई सीढ़ियों से नीचे उतर गया। मुझे आश्चर्य है कि इस बार मैं घर पर कितना समय बिताने वाला हूँ, सिलास ने खुद से सोचा। मुझे पहले एलेक्स की जांच करने के लिए घर जाना चाहिए, सिलास ने कहा और हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। प्रवेश द्वार पर सिलास अपनी कार में बैठ गया जिसे उसने हवाई अड्डे के पार्किंग क्षेत्र में छोड़ा था और चला गया। घर पहुंचने में कुछ मिनट लगे और जब वह घर पहुंचा तो उसे एक खाली घर मिला। घर में घुसते हुए सिलास अपने कमरे में गया। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया और तुरंत बिस्तर पर लेट गया। घर आकर अच्छा लग रहा है, सिलास आलस से बिस्तर पर कुछ मिनट लेटा रहा। फिर आखिरकार उसने खुद को ऊपर उठाया और बैठ गया। लेकिन समय हो चुका है, वे अभी तक घर क्यों नहीं आए हैं?
सिलास ने खुद से पूछा, जब उसने उस समय और खाली घर के बारे में सोचा जहां वह वापस आया था। समय शाम के 5 बजने से कुछ मिनट पहले ही था और सिलास को आश्चर्य हुआ कि एलेक्स और किम अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। वह नीचे जाने ही वाला था कि उसने प्रवेश द्वार से आती जानी पहचानी आवाज़ें सुनी। धीमी पंजाब की आवाज़ ऊपर की ओर बढ़ी और सिलास के कमरे के दरवाजे के प्रवेश द्वार पर रुक गई। दरवाजे की कुंडी धीरे से घूमी और धीरे से खुली और दरवाजे के पीछे वाले कमरे से एक तेज आवाज़ आई। बू! दरवाजे के पीछे से एक चौंका देने वाली आवाज़ आई। हाँ, जब सिलास ने एलेक्स की प्रतिक्रिया देखी तो वह हंसे बिना नहीं रह सका। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? सिलास ने हंसते हुए पूछा। मुझे लगा कि तुम थके हुए हो और अपनी यात्रा से वापस आने के बाद सो रहे हो। मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम जाग रहे हो या नहीं, एलेक्स ने नाराज़गी जताते हुए जवाब दिया। तुम्हें डराने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। सिलास ने मुस्कुराते हुए माफ़ी मांगी और एलेक्स के बालों को सहलाया। एलेक्स ने सिर हिलाया और उसे गले लगा लिया। स्वागत है, भाई, तुम्हारी यात्रा कैसी रही? उसने पूछा। सब ठीक रहा। मैं कल एक और यात्रा पर जा रहा हूँ। मुझे अभी भी बहुत सी चीज़ें करनी हैं जो मैं करना चाहता हूँ, सिलास ने जवाब दिया। क्या, भाई? एलेक्स ने पूछा और अपना सिर उठाकर सिलास की आंखों में देखा। बहुत सारी बातें। समय आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है? क्यों? सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे ही उसने एलेक्स के बालों को सहलाया। एलेक्स ने सिलास की प्रतिक्रिया सुनी और अपना सिर सिलास के पेट में वापस घुसाने से पहले सिर हिलाया। सिलास ने ये देखा और मुस्कुराया, जबकि वह अपने बालों को सहलाता रहा। एलेक्स, तुम्हें स्कूल से घर कौन लाया? सिलास ने उत्सुकता से पूछा। माँ, सिलास ने सिर हिलाया और किम के ठिकाने के बारे में पूछने ही वाला था कि किम कहाँ है, जब खुले दरवाजे से दस्तक हुई। सिलास, क्या तुम व्यस्त हो? दरवाजे की दूसरी तरफ से किम की स्पष्ट आवाज़ आई। नहीं, अंदर आओ, सिलास ने जवाब दिया और किम अपने कमरे में चला गया। गुड आफ्टरनून, किम, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने उसे देखा। गुड आफ्टरनून, सिलास, तुम कैसे हो? तुम्हारी यात्रा कैसी रही? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक है, मेरी यात्रा बहुत बढ़िया रही। मैं कल जाऊंगा। मैं आसपास ही था, इसलिए मैंने चेक इन करने का फैसला किया, सिलास ने जवाब दिया। कल एक और यात्रा? लेकिन आप अभी अभी एक यात्रा से वापस आए हैं, किम ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मेरे पास बहुत ज़रूरी काम है जो मुझे करने हैं, सिलास ने जवाब दिया। मैं समझ गया, किम ने कहा, जैसे ही उसकी आंखें थोड़ी सी मुड़ी। अगर वह कहती है कि उसे इस बात की उत्सुकता नहीं है कि वह क्या कर रहा है, यात्रा किस बारे में है और जो कुछ भी चल रहा है, बस उसे नहीं पता था कि कैसे पूछना है। कमरे का माहौल थोड़ा अजीब हो रहा था, जिसे उन तीनों ने नोटिस किया। ठीक है, मैं फ्रेश होकर जाऊंगा और डिनर तैयार करूंगा। बस मुझे कुछ मिनट दो, ठीक है? किम ने कहा और सिलास ने सिर हिलाया। एलेक्स, तुम्हें भी नहाना चाहिए और ज़्यादा आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए। रात का खाना जल्दी ही तैयार हो जाएगा, उसने कहा और कमरे से बाहर चली गई। हाँ, माँ, एलेक्स ने कहा और कमरे से बाहर जाने से पहले सिलास को गले लगाना बंद कर दिया। दोनों के चले जाने के बाद सिलास मुस्कुराते हुए अपने बिस्तर पर वापस गिर गया। प्रोफेसर एडवर्ड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। मुझे ये सुनिश्चित करना है कि कल उसका व्याख्यान शुरू होने से पहले मैं उसे ले आऊं, सिलास ने कल की अपनी यात्रा की योजना बनाते हुए खुद से कहा। साथ ही, मुझे ऐसे युवा संभावितों की तलाश करनी चाहिए जिन्हें मैं भर्ती कर सकूं, सिलास ने खुद से सोचा। समय धीरे धीरे बीतता गया और कुछ मिनट बाद सिलास ने एलेक्स को दरवाज़ा खटखटाते और उसे खाने के लिए नीचे आने के लिए कहते हुए सुना। वह बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और दरवाजे के बाहर उससे मिला और वे दोनों भोजन क्षेत्र में चले गए। भोजन क्षेत्र में किम पहले से ही भोजन परोस चुकी थी और जब वे पहुंचे तो अपनी सीट पर बैठ गई थी। सब कुछ तैयार होने के बाद वे तीनों अपनी सीट पर बैठ गए और खाना शुरू कर दिया। सिलास ने एक चम्मच चावल अपने मुंह में डाला और उसका स्वाद चखा। भूख महसूस करने की क्षमता को सचमुच खोने के बाद सिलास केवल यही कर सकता है कि वह अपने द्वारा खाए जाने वाले हर भोजन का स्वाद ले। उन्होंने चुपचाप अपना खाना खाया और जब उनका खाना खत्म हो गया तो सिलास ने बर्तन धोने की पेशकश की और उसने एलेक्स को अपने साथ खींच लिया। किम मुस्कुराए और अपने हाथ हिलाए जब उसने ये देखा तो वह चौंक गई। ये देखकर कि वे सभी हाल ही में कितने करीब आ गए थे, उसे लगा कि अब बस क्रिस के वापस आने की ही उम्मीद है, लेकिन उसे पता था कि ऐसा होने में कुछ समय लगेगा।
उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है, लेकिन उसे सिलास पर भरोसा था और उसे विश्वास था कि वह कहीं बहुत सुरक्षित जगह पर है, और उसे उम्मीद है कि वह एक बेहतर इंसान बनकर वापस आएगा। रसोई में सिलास ने कपड़े धोए, जबकि एलेक्स ने बर्तन धोने का काम संभाला। वह डिशवॉशर का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसे लगा कि वह खुद ही बर्तन धो ले। तो एलेक्स, क्या तुमने स्कूल बदल लिया है? सिलास ने पूछा, जब उसने बर्तन धोने के लिए उसे दिया। हाँ, एलेक्स ने जवाब दिया, जब उसने बर्तन को हाथ से धोया, उसे सुखाया और उसे अपनी कैबिनेट में रखा। क्या तुम्हें अपना नया स्कूल पसंद है? हाँ, मुझे लगता है कि हाँ। मैं वहाँ सिर्फ एक हफ्ते से जा रहा हूँ, इसलिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यह अच्छा है। नए लोग, नए चेहरे। अच्छा, दोस्त बनाओ। ठीक है, सिलास ने कहा और एलेक्स को गौर से देखा। मैं कोशिश करूँगा, एलेक्स ने कहा, और वह जो कर रहा था उसे जारी रखा। सिलास जानता था कि एलेक्स को अपने जवाब से नए दोस्त बनाने में कुछ समय लगेगा, लेकिन अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। वह केवल यही उम्मीद कर सकता है कि सब ठीक हो जाए। सिलास ने एलेक्स को देखा और उसे बची हुई क्वांटम स्मार्टवॉच देने और सिस्टम स्टोर से उसके लिए गियर खरीदने के बारे में सोचा, लेकिन वह जानता था कि ऐसा करना उसके लिए बहुत मूर्खतापूर्ण होगा। क्वांटम स्मार्टवॉच ऐसी चीज़ है जो वह अभी भी कर सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से एक अलग कहानी है। हालांकि एलेक्स परिपक्व है और अगर सिलास उसे गैजेट देता है, तो शायद वह उन्हें न दिखाए, लेकिन सिलास दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकता। क्या होगा अगर वे उससे छीन लिए गए? स्कूल के सामाजिक पदानुक्रम के काम करने के तरीके के बारे में अपनी समझ के साथ, सिलास जानता था कि एलेक्स के साथ बदसलूकी किए जाने की बहुत अधिक संभावना है, खासकर इसलिए क्योंकि वह कमज़ोर दिखता है और शारीरिक रूप से भी कमज़ोर है। सिलास अपने छोटे भाई की पीठ पर संभावित निशाना नहीं बनाना चाहता। ये सच है कि अगर यह किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में चला जाए जो इसका असली मालिक नहीं है, तो ये बेकार हो जाएगा, लेकिन सिलास इस समय जोखिम नहीं लेना चाहता। साथ ही उसे यह उपयोगकर्ता की पंजीकरण प्रक्रिया याद थी और वह जानता था कि यह युवा एलेक्स के लिए संभालने के लिए बहुत बड़ा रहस्य है। उसे लगा कि क्वांटम स्मार्टवॉच पर्याप्त है, क्योंकि वह उसे ये सब इसलिए देना चाहता है ताकि वह इसे संभाल सके, और उनके माध्यम से उस पर नज़र रखनी होगी। अपने मन को पक्का करके सिलास ने एला से उसके लिए एक आई बनाने को कहा। दोनों ने बर्तन धोना समाप्त किया और सिलास ने रसोई के सिंक को साफ किया, इससे पहले कि वे अपने अपने कमरों में चले गए। सिलास का एलेक्स को जगाए रखने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि यह स्कूल की रात है। अपने कमरे के अंदर सिलास सोने से पहले रात के लिए नहाने के लिए बाथरूम में गया। कुछ मिनट बाद सिलास ने अपना स्नान कर लिया, आरामदायक कपड़े पहन लिए और अपने बिस्तर पर लेटने ही वाला था कि उसे एला से जवाब मिला। सर, मैंने आई बना लिया है, जैसा कि आपने कहा था। अच्छा, इसे निष्क्रिय क्वांटम स्मार्टवॉच में भेज दो, सिलास ने कहा, रात को बिस्तर पर लेटने से पहले। मैं इसे कल जाने से पहले एलेक्स को दे दूंगा, उसने कहा और अपनी आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह सिलास जल्दी उठ गया, क्योंकि उसने जल्दी निकलने का फैसला किया था ताकि वह अपने व्याख्यान के लिए जाने से पहले प्रोफेसर एडवर्ड से मिल सके। अपनी तैयारियों से निपट लेने के बाद सिलास अपने कमरे से बाहर निकला और नीचे चला गया। नीचे जाने से पहले सिलास एलेक्स के कमरे में गया। कमरे के अंदर सिलास ने बिस्तर पर सो रहे एलेक्स की आकृति को देखा और मुस्कुराया। वह नाइटस्टैंड की ओर चला गया और उस पर क्वांटम स्मार्टवॉच रख दी, जिस पर एक नोट लिखा था, बड़े भाई की ओर से एक उपहार। इसका अच्छे से ख्याल रखना। स्मार्टवॉच और नोट रखने के बाद सिलास ने एलेक्स के बालों को सहलाया। मुझे काम निपटाने दो, मैं तुम्हारे लिए समय निकाल लूंगा, सिलास ने धीमी आवाज में कहा। कमरे से बाहर निकलने से पहले उसने एलेक्स को एक आखिरी बार देखा। जब वह नीचे आया तो सिलास की मुलाकात किम से हुई, जो अपने सामने लैपटॉप के साथ सोफे पर बैठी थी। पहले ही जा रहे हो? उसने पूछा, जैसे ही उसने लैपटॉप बंद किया और उसकी ओर देखा। हाँ, मुझे जल्दी निकलना है, सिलास ने कहा, जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा। ठीक है, सुरक्षित रहो और सावधान रहो। हमेशा याद रखो कि हम तुम्हारे लिए यहाँ हैं, किम ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं करूँगा, धन्यवाद, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और घर से बाहर चला गया। सिलास ने अपनी कार में बैठने के बारे में पूछा, तभी उसे अपने पीछे किम की आवाज़ सुनाई दी। मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन आपको गेम के रिलीज़ होने के बाद पिछले 2 दिनों के डेटा की जांच करनी होगी, और प्रीमियम संस्करण के रोल आउट होने के बाद चैटबॉट के लिए, किम ने कहा। ठीक है,
मैं करूंगा, सिलास ने कहा और अपनी कार में बैठ गया और हवाई अड्डे से चला गया। हवाई अड्डे पर पहुंचकर सिलास अपने निजी जेट की ओर बढ़ा, जो पहले से ही रनवे पर उसका इंतजार कर रहा था। सिलास विमान में चढ़ गया और उसने उड़ान भरने से पहले उड़ान भरना शुरू कर दिया। विमान के हवा में उड़ने के बाद सिलास अपनी सीट पर वापस लेट गया और उसने गचा गेम के लिए डेटा पेज खोला। सिलास ने इसे देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। गचा गेम को रिलीज करने के सिर्फ 2 दिनों में ही इसे सभी प्लेटफॉर्म पर 670 के से ज़्यादा डाउनलोड मिल चुके हैं। ये डेटा एंड्रॉयड, iOS और विंडोज़ के लिए है। ये देखने में भले ही ज़्यादा न लगे, लेकिन सिलास के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली बात यह है कि गेम ने कितनी कमाई की है। सिर्फ 2 दिनों में गचा गेम ने कुल $95,000 से ज़्यादा की कमाई कर ली है। सिलास की असीमित दौलत की तुलना में $95,000 को उनकी दौलत के विशाल सागर में एक बूंद भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन आम आदमी के लिए यह बहुत बड़ी रकम है। रिलीज होने के सिर्फ 2 दिनों में गेम ने जो प्रगति दिखाई है, उससे सिलास संतुष्ट है और इससे काफ़ी उम्मीदें लगा रहा है। सिलास ने गेम का डेटा पेज बंद किया और एला का डेटा पेज खोला और उसके चेहरे पर और भी ज़्यादा मुस्कान आ गई। 2 दिन पहले एला का प्रीमियम वर्जन शुरू होने के बाद सिलास को पहले से ही पता था कि रोज़ाना इस्तेमाल करने वालों की संख्या में कम से कम आधे से ज़्यादा की कमी आएगी। उन्होंने जो उम्मीद नहीं की थी वह ये थी कि उन्होंने उतने उपयोगकर्ता नहीं खोए जितने की उन्होंने उम्मीद की थी, बल्कि उनमें से 60% से अधिक को भुगतान करने वाले उपयोगकर्ताओं में बदलने में भी कामयाब रहे। लूना ने एला के लिए 3 सदस्यता योजनाएं बनाई। नियमित मासिक योजना जिसकी कीमत $15 है, समूह मासिक योजना जिसकी कीमत $13 प्रति व्यक्ति है और अंत में वार्षिक योजना जिसकी कीमत $100 है। सिलास ने देखा कि योजनाओं की कीमतें सस्ती हैं और उन्हें पता था कि शायद यही कारण था कि वे अपने मुफ्त परीक्षण उपयोगकर्ताओं की एक बड़ी संख्या को बनाए रखने और प्रीमियम उपयोगकर्ताओं में बदलने में सक्षम थे। फिलहाल एला के पास वर्तमान में 160 के से अधिक प्रीमियम उपयोगकर्ता हैं, जिसने कुल $2 मिलियन से अधिक की कमाई की है। इसका मतलब है कि 2 दिनों में सिलास ने अपने 2 व्यावसायिक उपक्रमों से $2 मिलियन से अधिक कमाए हैं। सिलास अब तक की प्रगति से बहुत संतुष्ट थे। न केवल वे बहुत सारे उपयोगकर्ताओं को बनाए रखने और पर्याप्त मात्रा में पैसा बनाने में सक्षम रहे हैं, बल्कि गेम और एला का उपयोग करने वाले लोगों से उन्हें जो समीक्षाएं मिल रही हैं, वे भी सकारात्मक रही हैं। 2 व्यावसायिक डेटा से निपटने के बाद सिलास ने न्यू जर्सी पहुंचने तक आराम करने का फैसला किया। तारानकन न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर एक काले रंग का बॉम्बार्डियर ग्लोबल 8000 उतरा और धीरे धीरे टैक्सी करके रुक गया। विमान का यात्री द्वार और उसकी हवाई सीढ़ियां नीचे उतरती हैं और एक युवक सीढ़ियों से नीचे उतरता है। न्यू जर्सी, ये सुंदर दिखता है। एडवर्ड ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उससे ये सवाल फिर से पूछा जाएगा। इस क्षेत्र में काम करने के 10 साल। क्वांटम भौतिकी के बारे में मैं कितना जानता हूँ? उसने सिलास के सवालों को दोहराते हुए खुद से पूछा। क्वांटम भौतिकी पर उसका ज्ञान इस क्षेत्र के हर जानकार व्यक्ति से कम नहीं है। हालांकि उसका विनिर्देशन स्ट्रिंग सिद्धांत और टोपोलॉजिकल क्वांटम फील्ड सिद्धांत में है, फिर भी वह क्वांटम भौतिकी से निपटता है, इसलिए वह इस विषय से बहुत परिचित है। प्रोफेसर एडवर्ड, ये ठीक है। मैंने किताब पर जो लिखा है वह एक ऐसा समीकरण है जिसका पालन तब किया जाना चाहिए जब कोई क्वांटम कंप्यूटर बनाते समय सुपरकंडक्टिंग क्यूबिट और टोपोलॉजिकल क्यूबिट को मिलाना चाहता है। इसलिए ये समझ में आता है कि अगर आप इसे सही तरीके से नहीं समझ पाए, सिलास ने प्रोफेसर एडवर्ड के हाथों में किताब थपथपाते हुए कहा, इससे पहले कि वह मुस्कुराते हुए अपनी बात जारी रखे, हालांकि बस इतना ही। मैंने जो पहले कहा वह सच है। हर चीज के प्रति आपका शुरुआती दृष्टिकोण गलत था। एंटेंगल्ड क्यूबिट पर एक समीकरण। प्रोफेसर एडवर्ड ने किताब को देखते हुए खुद से पूछा। हालांकि यह उन समीकरणों से अलग है जिनसे मैं परिचित हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा दृष्टिकोण कैसे गलत था। साथ ही, आप कैसे सुनिश्चित हैं कि आपका समीकरण सही है? उसने पूछा, जबकि वह सिलास की ओर ध्यान से देख रहा था। प्रोफेसर एडवर्ड का प्रश्न सुनकर सिलास मुस्कुराया। प्रोफेसर एडवर्ड, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इसका इस्तेमाल किया और यह काम कर गया, सिलास ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। प्रोफेसर एडवर्ड की जिज्ञासा पहले से ही चरम पर थी और सिलास की उनके लिए परेशानी बनने के बारे में उनका पिछला विचार उनके दिमाग से पूरी तरह से गायब हो गया। अब उनका विचार इस बात पर था कि उस समीकरण को कैसे समझा जाए जो अब उनके लिए एक समस्या बन गया है। एक समीकरण जो उन्हें एक बच्चे ने दिया था। आपने इसका इस्तेमाल किया,
क्या इसका मतलब यह है कि आपने एक वास्तविक क्वांटम कंप्यूटर बनाया है? नहीं, यह एक वास्तविक क्वांटम कंप्यूटर नहीं होना चाहिए, शायद गूगल और IBM के पास जैसा कुछ है, उसने खुद से कहा। प्रोफेसर एडवर्ड की बात सुनकर सिलास खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। ईमानदारी से, मुझे लगा कि उनके पास क्वांटम कंप्यूटर है, लेकिन असली डील देखने के बाद मुझे पता चला कि असली डील के मुकाबले ये कुछ भी नहीं है, सिलास ने हंसते हुए कहा। तो असली डील कैसी है? प्रोफेसर एडवर्ड ने उत्सुकता से पूछा। असली डील अतुलनीय है, सिलास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब तुमने मुझे और भी उत्सुक कर दिया है। मैं वास्तव में देखना चाहता हूँ कि असली क्वांटम कंप्यूटर क्या है, प्रोफेसर एडवर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उन्होंने सिलास को ऐसे देखा जैसे उनके चेहरे पर मुझे दिखाओ हो। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, लेकिन पहले मेरे पास एक प्रस्ताव है, सिलास ने कहा और सीधे मुद्दे पर आ गया। सिलास की बात सुनकर प्रोफेसर एडवर्ड ने भौहें चढ़ाईं। आगे बढ़ो, मैं उत्सुक हूँ। प्रोफेसर एडवर्ड, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए काम करें, सिलास ने कहा और प्रोफेसर एडवर्ड को ध्यान से देखते हुए हाथ जोड़ लिए। उसने पहले ही अपनी सारी तैयारियां कर ली थी और वह ये देखने का इंतजार कर रहा था कि उसके प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने से पहले चीजें कितनी दूर तक जाएंगी। वह ये भी जानता था कि यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसे इसकी चिंता नहीं थी। हालांकि वह चाहता है कि प्रोफेसर एडवर्ड उसके लिए काम करें, लेकिन उसके पास चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। जब प्रोफेसर एडवर्ड ने सिलास की बात सुनी तो उसने अपना सिर हिलाया। तुम्हारे लिए काम? मुझे माफ करना बेटा, लेकिन मैं किसी के लिए काम नहीं करता। मेरी उम्र बढ़ती जा रही है और मैं बस यही चाहता हूँ कि अपने बाकी दिन चुपचाप वही काम करते हुए बिताऊं जो मुझे पसंद है, प्रोफेसर एडवर्ड ने कहा, जैसे ही उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई किताब को बंद किया और उसे डेस्क पर रख दिया। प्रोफेसर एडवर्ड, आपको क्या करना पसंद है? मैं आपको यहाँ चुपचाप पढ़ते हुए देख रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी और चीज़ के लिए तरस रहे हैं? सिलास ने पूछा। प्रोफेसर एडवर्ड ने आह भरी और सिलास की ओर देखा। उसकी आंखों में बहुत सारी भावनाएं चमक रही थीं। देखो बच्चे, जीवन के किसी मोड़ पर उन्हें पता होना चाहिए कि कब रुकना है और आराम करना है। मेरे लिए यही समय है। तुम सही कह रहे हो कि मैं इस लाइब्रेरी में बैठकर दूसरों द्वारा प्रकाशित की जा रही अलग अलग किताबें और लेख पढ़ने के अलावा कुछ और चाहता हूँ। मैं बहुत सी चीज़ों के लिए तरसता हूँ, लेकिन मैं उन्हें नहीं पा सकता क्योंकि मैं अपने चरम पर पहुँच चुका हूँ। तुम्हारे जैसे युवाओं के लिए ये जिम्मेदारी संभालने का समय आ गया है, उसने धीमी आवाज में कहा। प्रोफेसर एडवर्ड, मुझे लगता है कि आपको उन युवाओं को देखना चाहिए जिन्हें जिम्मेदारी संभालनी है और वे कैसे हैं। साथ ही, क्या दुनिया की परिस्थितियां उन्हें कोई मौका दे रही हैं? सिलास ने आगे पूछा, हालांकि वे लोग हैं जो आपके जैसे बनने का सपना देखते हैं और वे इसके लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोग जितना हो सके उतना कठिन अध्ययन कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी कंपनियों में काम करके ऐसी क्रांतिकारी तकनीक बना रहे हैं जो अधिकारियों की जेब भरेगी और उन्हें बहुत कम वेतन मिलेगा। क्या यही वह काम नहीं है जो आप करना चाहते हैं? मुझे एक क्रांतिकारी तकनीक बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने दे ताकि आप अपनी जेब भर सकें, प्रोफेसर एडवर्ड ने पूछा, जब उन्होंने सिलास की आंखों में देखा। आप यहाँ कुछ गलत समझ रहे हैं, प्रोफेसर एडवर्ड। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे लिए क्रांतिकारी तकनीक बनाएं क्योंकि मैंने खुद एक बनाई है और मैं कई अन्य बना सकता हूं, लेकिन मैं इसे अकेले नहीं कर सकता और मैं अपने पास मौजूद ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना चाहता हूं, सिलास ने जवाब दिया। मान लीजिए कि मुझे लगता है कि आपने वास्तव में दूसरों के पास मौजूद क्वांटम कंप्यूटर से बेहतर एक वास्तविक क्वांटम कंप्यूटर बनाया है। और क्या? प्रोफेसर एडवर्ड ने पूछा। बहुत सी चीजें, लगभग कुछ भी जो आप कल्पना कर सकते हैं। जब तक ये संभव है और शोध के बाद बनाया जा सकता है, इसे बनाया जा सकता है, सिलास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आपने बहुत बड़े शब्द कहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके पास इसे साबित करने का कौशल है? प्रोफेसर एडवर्ड ने पूछा, क्योंकि उन्होंने टेबल से एक किताब उठाई और उसे सिलास को दे दिया। तुम्हारा नाम क्या है, बच्चे? उसने पूछा। सिलास कट। सिलास कट, चाहे आप कुछ भी कहें, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप खुद को साबित कर सकते हैं और अगर यह सच है कि आप वास्तव में वही करने की योजना बना रहे हैं जो आपने कहा था, तो मैं आपकी किसी और तरह से मदद कर सकता हूं, उसने कहा। कैसे? सिलास ने उत्सुकता से पूछा। मेरे पास छात्र हैं, अगर आप खुद को साबित कर सकते हैं तो मैं उन्हें आपके लिए काम करने के लिए कहूंगा। ये सुनकर सिलास मुस्कुराया। तो यह अच्छी बात है। आप मुझसे खुद को कैसे साबित करवाना चाहते हैं? उसने पूछा।
सिलास एयरपोर्ट के टर्मिनल से होते हुए निर्धारित पार्किंग क्षेत्र की ओर बढ़ा, जहां एक उबर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। जब वह पार्किंग क्षेत्र में पहुंचा तो उसने एक पल के लिए इधर उधर देखा, फिर उसे वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। तुरंत वह एक काले रंग की मर्सिडीज बेंज ई क्लास की ओर चला गया, जिसके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसके निजी जेट की उड़ान भरने के बाद लूना ने सिलास के परिवहन विवरण तैयार करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने उसके लिए एक उबर का ऑर्डर दिया था। काम पूरा होने के बाद उसने कार और उसके ड्राइवर की जानकारी सिलास को भेज दी। अधेड़ उम्र के आदमी ने देखा कि कोई उसकी दिशा में चल रहा है और उसने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा और मुस्कुराया। उसकी ओर चल रहा युवक वही है जिसका वह इंतजार कर रहा था। किसी के ऑर्डर के जवाब में उसे एयरपोर्ट पर आए 3 घंटे से ज्यादा हो गए थे और तब से वह इंतजार कर रहा था। मुस्कुराते हुए वह आदमी कार में बैठ गया और युवक का इंतजार करने लगा। उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि अगले ही पल पीछे की सीट का दरवाजा खुला और एक युवक अंदर आ गया। ड्राइवर ने यह देखा और कार स्टार्ट कर दी और वह उस गंतव्य की ओर चला गया जिसे ऐप उसके फोन की स्क्रीन पर दिखा रहा था। लूना ने पहले ही सब कुछ संभाल लिया था और सिलास को बस आराम से बैठना था और सवारी का आनंद लेना था। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की सवारी में लगभग 50 मिनट लगेंगे और सिलास ने उन 50 मिनटों का उपयोग कुछ न करके करने की योजना बनाई है। वह पहले ही उड़ान के दौरान अपने पास मौजूद अतिरिक्त खाली समय का उपयोग प्रोफेसर एडवर्ड के साथ अपनी बैठक के लिए खुद को तैयार करने में कर चुका था। उसने पूरी यात्रा के दौरान आराम करने के अलावा कुछ नहीं करने का फैसला किया। लगभग 50 मिनट बाद कार आखिरकार एक लोहे की संरचना के सामने रुकी, जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का आधिकारिक प्रवेश द्वार है। सिलास कार से बाहर निकला और संरचना के सामने खड़ा हो गया और कुछ पलों तक उसे निहारता रहा। उसके सामने की संरचना को फिट्जरैंडोल्फ गेट कहा जाता है। गेट को देखते हुए सिलास को लगा कि यह कुछ ऐसा है जो किसी को उस लोकप्रिय वैम्पायर सीरीज में देखने को मिलेगा। सिलास अपने विचार पर मुस्कुराया, क्योंकि वह खुले गेट से चला गया और वह प्रोफेसर एडवर्ड के स्थान पर पहुंच गया। लूना ने पहले ही प्रोफेसर एडवर्ड के फ़ोन को ट्रैक कर लिया था और उसका पता लगा लिया था और उसका स्थान गियर की स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा था, जिसमें एक लाल बिंदु संकेतक के रूप में काम कर रहा था। सिलास को इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी में प्राकृतिक विज्ञान के स्कूल द्वारा उपयोग की जा रही इमारत तक पहुंचने में कुछ मिनट लगे, जहां प्रोफेसर एडवर्ड एक प्रोफेसर एमिरेट्स के रूप में काम कर रहे थे। इमारत में चलने के बाद सिलास ने शेष बिंदु का अनुसरण किया और उसे देखने में ज्यादा समय नहीं लगा कि वह किसकी तलाश कर रहा था। एक शांत और खाली कमरे में जो एक पुस्तकालय जैसा दिखता है, उसने प्रोफेसर एडवर्ड को बैठे हुए एक किताब पढ़ते हुए देखा। उसके सामने टेबल पर किताबों का ढेर लगा हुआ था। प्रोफेसर एडवर्ड, सिलास ने कहा, जैसे ही उसने हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ उनकी ओर बढ़ाए। एक बुजुर्ग दिखने वाले व्यक्ति ने अपना सिर ऊपर उठाया और उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने उसका नाम पुकारा था, और उसने एक अपरिचित युवक को देखा जो उसके सामने एक हाथ फैलाए खड़ा था। मैं तुम्हारी कितनी मदद कर सकता हूँ बेटा? उसने उत्सुकता से पूछा, जबकि वह युवक का अध्ययन कर रहा था। सिलास ने देखा कि उसका हाथ लटका हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए उसे नीचे गिरा दिया और प्रोफेसर एडवर्ड के करीब चला गया। सिलास ने उस किताब पर नजर डाली जिसे प्रोफेसर एडवर्ड पढ़ रहे थे और सिर हिलाया। उसने मुस्कुराया और मेज पर रखी एक अभ्यास पुस्तिका उठाई। पुस्तक उठाकर उसने एक खाली पृष्ठ पर कुछ लिखा और प्रोफेसर एडवर्ड को देने से पहले उस पर कुछ लिखा। प्रोफेसर एडवर्ड बहुत शांत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं और वे बहुत धैर्यवान और समझदार व्यक्ति हैं और उन्हें अपने काम पर बहुत गर्व है, लेकिन यहाँ एक ऐसी चीज़ है जिससे उन्हें नफरत है और जो उन्हें जल्दी ही अपना आपा खो देगी। प्रोफेसर एडवर्ड को अपने पढ़ने या अध्ययन सत्र में व्यवधान से नफरत है। वे कभी भी किसी से भी बात कर सकते हैं, लेकिन जब भी उनका अध्ययन सत्र चालू होता है तो वे दूसरे मोड में चले जाते हैं। विज्ञान विद्यालय और उन्नत अध्ययन संस्थान में हर कोई यह बात जानता है। यही कारण है कि वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि युवक ने उसे क्यों परेशान किया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि युवक मुस्कुराया, अपनी मेज से एक अभ्यास पुस्तिका ली, उस पर कुछ लिखा और उसे ये दिया। वह बच्चे को बाहर निकालने ही वाला था, लेकिन एक बहुत ही जिज्ञासु व्यक्ति के रूप में उसने ये जांचने का फैसला किया कि उसने किताब में क्या लिखा है। प्रोफेसर एडवर्ड की आंखें सिकुड़ गईं जब उन्होंने देखा कि किताब में क्या लिखा था। उन्होंने पाठ को देखा और अपनी जिज्ञासा के स्तर को बढ़ाते हुए सिलास को देखने के लिए अपना सिर उठाया। एक गंभीर चेहरे के साथ उन्होंने फिर से किताब में लिखी बातों को देखा और अपना सिर हिलाया। ये सही नहीं होना चाहिए, उन्होंने खुद से कहा, क्योंकि उन्होंने अभ्यास पुस्तक को दूसरे खाली पृष्ठ पर घुमाया और लिखना शुरू कर दिया।
खाली पृष्ठ जल्दी से भर गया और उसने दूसरा खाली पृष्ठ खोला। दूसरा खाली पृष्ठ भी जल्दी से भर गया और उसने दूसरा पृष्ठ खोला। उसने लिखना जारी रखा और जब तीसरा पृष्ठ भरने वाला था तो उसके हाथ थोड़ी देर के लिए रुक गए और उसने अपना सिर सिलास के चेहरे को देखने के लिए उठाया। क्या आपको यकीन है कि यह सही है? उसने उत्सुकता से पूछा और सिलास ने सिर हिलाया। हाँ, ये सही है, सिलास ने उत्तर दिया। अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ? प्रोफेसर एडवर्ड ने किताब के पन्नों को पलटते हुए पूछा जिस पर सिलास ने कुछ लिखा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप इसे गलत कर रहे हैं। शुरू से ही इसके प्रति आपका दृष्टिकोण गलत था, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा और प्रोफेसर एडवर्ड के पास एक कुर्सी रखी। क्या मैं? उसने कुर्सी की ओर इशारा करते हुए पूछा और उसे स्वीकृति की स्वीकृति मिली। वह अपनी सीट पर बैठ गया और प्रोफेसर एडवर्ड को ध्यान से देखने लगा। प्रोफेसर एडवर्ड, क्वांटम भौतिकी, आप वास्तव में इसके बारे में कितना जानते हैं? आप चाहते हैं कि मैं खुद को कैसे साबित करूं? प्रोफेसर एडवर्ड, चूंकि आप क्वांटम भौतिकी से बहुत परिचित हैं तो चलिए इसे ही लेते हैं, प्रोफेसर ने जवाब दिया और अपनी मेज पर रखी अभ्यास पुस्तिका उठाए और सिलास को देने से पहले उस पर कुछ लिखा। मुझे प्रभावित करो बच्चे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सिलास ने किताब उठाई और प्रोफेसर एडवर्ड ने किताब में जो लिखा था उसे देखा और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। प्रोफेसर एडवर्ड, क्या आप मुझे खुद को साबित करने के लिए इस तरह से योजना बना रहे हैं? सिलास ने अपने चेहरे पर आश्चर्य के भाव के साथ पूछा। हाँ, क्या ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है बच्चे? प्रोफेसर एडवर्ड ने पूछा क्योंकि वह सिलास को ध्यान से देख रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं पूरी ताकत लगा दूं, है ना? सिलास ने मुस्कुराते हुए खुद को सिर हिलाया, फिर आगे कहा, हालांकि यह बुरा नहीं है। सिलास ने कलम उठाए और किताब में लिखना शुरू कर दिया। प्रोफेसर एडवर्ड ने किताब में जो लिखा था वह क्वांटम यांत्रिकी पर एक प्रश्न था। सटीक रूप से कहें तो ये तरंग कण द्वैत सिद्धांत पर एक प्रश्न था। यह एक ऐसा प्रश्न है जो पिछले सिलास को हैरान कर देता, जिन्हें सिस्टम समझ में नहीं आया था क्योंकि यह उनकी बुद्धि से परे का प्रश्न था, लेकिन वर्तमान व्यक्ति को नहीं, जिसे क्वांटम कंप्यूटिंग का ज्ञान है। 2 मिनट बाद सिलास ने काम पूरा कर लिया और किताब वापस प्रोफेसर एडवर्ड को दे दी। प्रोफेसर एडवर्ड ने किताब ली और उस पर एक नज़र डाली और जब उन्होंने देखा कि सिलास ने क्या लिखा है तो वे मुस्कुराए। अच्छा, बुरा नहीं, तुम वाकई क्वांटम मैकेनिक्स से परिचित हो। ... बच्चे, अगर मैं पूछूं तो तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने पूछा और उसने सिलास को उत्सुकता से देखा। वह जानता था कि सिलास के लिए उसके द्वारा दिए गए प्रश्न का सही उत्तर अनुमान लगाना असंभव है। उसने सिलास से जो प्रश्न पूछा वह ऐसा था जिसका उत्तर केवल क्वांटम मैकेनिक्स में पारंगत व्यक्ति ही दे सकता है और यही कारण है कि उसने सिलास की उम्र पूछी। वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि इतना युवा दिखने वाला व्यक्ति किसी ऐसी चीज के बारे में कैसे जान सकता है जिसे हासिल करने में कई साल लग जाएंगे। 20 कुछ महीनों में 21, सिलास ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। वह पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि प्रोफेसर एडवर्ड ने उसकी उम्र क्यों पूछी, क्योंकि उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। सिलास ने प्रोफेसर एडवर्ड द्वारा पूछे गए प्रश्न का बहुत ही सामान्य उत्तर दिया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि वे गहराई में न जाएं और उन्होंने प्रश्न का ऐसा उत्तर दिया जो उन्हें लगा कि आम आदमी के लिए है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने इसे थोड़ा बढ़ा दिया। वह अपने पास मौजूद ज्ञान के मूल्य को समझता है, न कि केवल ज्ञान का, बल्कि उसके पास मौजूद हर चीज का, जिसमें सिस्टम भी शामिल है। प्रोफेसर एडवर्ड को तब आश्चर्य हुआ जब उन्होंने सिलास की उम्र सुनी। 20 अगर तुम इतने छोटे हो तो इसका मतलब है कि तुमने अभी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की है, उन्होंने खुद से कहा और सिलास को उत्सुकता से देखा। वास्तव में तकनीकी रूप से मैंने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली है, सिलास ने कहा। तुम पहले ही स्नातक हो चुके हो? प्रोफेसर एडवर्ड ने और भी अधिक आश्चर्य से पूछा। उनके चेहरे पर एक अजीब भाव था। उन्हें लगा कि यह असंभव है कि सिलास, जो इतना छोटा है, उसने पहले ही स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली है। ये कैसे संभव है? उन्होंने खुद से सोचा। उन्हें पता था कि अगर सिलास ने वास्तव में स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली है, जैसा कि वे कहते हैं, तो वे अपनी शिक्षा पूरी करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने इसके बारे में कुछ क्यों नहीं सुना। ये देखते हुए कि देश में खबरें कितनी तेजी से फैलती हैं और प्रेस को खबरों की कितनी भूख है, सिलास जैसे व्यक्ति के लिए अभी भी अज्ञात बने रहना असंभव है। सिलास ने प्रोफेसर एडवर्ड के चेहरे पर अजीब भाव देखा। वह पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि वह क्या सोच रहा था।
वह जानता था कि उसने पहले ही गलतफहमी पैदा कर दी है और उसने इसे दूर करने का फैसला किया। ओह, प्रोफेसर एडवर्ड! सिलास ने उसे पुकारा, उसे उसकी कल्पना से बाहर लाया। प्रोफेसर एडवर्ड ने सिलास की ओर देखा, उसके द्वारा कही जाने वाली बात को पूरा करने की प्रतीक्षा करते हुए। मैंने स्नातक नहीं किया, मैंने पढ़ाई छोड़ दी, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रोफेसर एडवर्ड ने ये सुनकर आह भरी और अपने आप में कुछ बुदबुदाया। एक और स्कूल ड्रॉप आउट? क्या शिक्षा प्रणाली इतनी बुरी तरह विफल हो रही है कि सभी प्रतिभाशाली लोग पढ़ाई छोड़ रहे हैं? सिलास ने प्रोफेसर एडवर्ड की बुदबुदाहट सुनी और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ईमानदारी से कहूं तो विश्व शिक्षा प्रणाली में कमी है और इसे पूरी तरह से सुधार की आवश्यकता है। भविष्य के नेताओं को बनाने के बजाय वे भविष्य के गुलाम, कॉर्पोरेट गुलाम बना रहे हैं। बच्चे, तुम यहाँ से आगे क्या करने की योजना बना रहे हो? प्रोफेसर एडवर्ड ने पूछा, जैसे ही उन्होंने अपने हाथ में रखी अभ्यास पुस्तिका को बंद किया और उसे मेज पर रख दिया। मैं अपने विचारों और सपनों को दुनिया के साथ साझा करने की योजना बना रहा हूँ, सिलास ने जवाब दिया, जैसे ही वह कुर्सी पर वापस लेट गया। ऐसा लगता है कि यह कोई पागल ही कहेगा, प्रोफेसर एडवर्ड ने सिर हिलाते हुए कहा। जिसने भी कुछ क्रांतिकारी करने की कोशिश की है या किया है, उसे शुरू में पागल ही करार दिया जाता है, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने जो कहा वह सच है, प्रोफेसर एडवर्ड ने सिर हिलाते हुए कहा, फिर आगे कहा, ईमानदारी से कहूँ तो बच्चे, भले ही मुझे नहीं पता कि तुम वास्तव में क्या करने का इरादा रखते हो, लेकिन मैं इसका समर्थन करने की योजना बना रहा हूँ। दुनिया को कुछ बदलावों का अनुभव करने की जरूरत है, मेरा मतलब है बड़े बदलाव, और मुझे उम्मीद है कि तुम उन बदलावों को महसूस करोगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, सिलास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सिलास को समझ में नहीं आया कि प्रोफेसर एडवर्ड ने ऐसा क्यों कहा, और ईमानदारी से कहूँ तो उसे इसकी परवाह नहीं थी। जब तक ये कुछ ऐसा है जो उसकी योजनाओं को प्रभावित नहीं करेगा, वह इस पर ध्यान नहीं देगा। प्रोफेसर एडवर्ड के साथ सिलास की बैठक कुछ ही देर में समाप्त हो गई। प्रोफेसर एडवर्ड ने सिलास से अपना संपर्क छोड़ने के लिए कहा ताकि वह इसे अपने छात्रों को दे सके जो वह उसे भेजेंगे। बैठक समाप्त होने के बाद सिलास खड़ा हुआ और पुस्तकालय से बाहर चला गया। उसने प्रिंसटन विश्वविद्यालय आने का अपना लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया था। भले ही वह प्रोफेसर एडवर्ड को अपने लिए काम करने के लिए राजी नहीं कर पाया, लेकिन उसने अपने छात्रों को पकड़ लिया। लाइब्रेरी से निकलने के बाद सिलास ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के परिसर में घूमने के लिए अपना समय लिया। वह देखना चाहता था कि क्या उसे कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जिसमें वह काम करने की क्षमता रखता हो। वह प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के परिसर में चुपचाप नज़ारा देखते हुए चला गया। वह एक कदम आगे बढ़ने ही वाला था कि उसने पीछे से किसी को पुकारते हुए सुना। हेलो हैंडसम, पीछे से एक मीठी, चुलबुली आवाज़ आई। सिलास पीछे मुड़कर देखने ही वाला था कि आवाज़ किसकी है, जब उसने महसूस किया कि कोई नर्म चीज़ उसकी पीठ को छू रही है और उसके माथे पर एक उंगली दबा रही है। सो जाओ हैंडसम, सो जाओ। सिलास झूठ बोल रहा होगा अगर वह कहे कि वह पूरी स्थिति से हैरान नहीं है। उसे समझ नहीं आया कि लड़की क्या करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने कहा कि वह चाहती है कि वह सो जाए। तुम कब तक अपनी चूचियां मेरी पीठ पर रगड़ती रहोगी? हालांकि मुझे ये स्वीकार करना चाहिए कि वे मेरी पीठ पर नर्म महसूस होती हैं, लेकिन अगर वे मेरे हाथों में होती तो मुझे बेहतर महसूस होता, सिलास ने एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि उसने अपने माथे पर दबाई हुई उंगली हटाई और अपराधी की ओर देखने के लिए मुड़ा। उसकी पीठ पर एक गोरी महिला खड़ी है, जो टाइट नीली जीन्स और सफ़ेद, लंबी आस्तीन वाली शर्ट पहने हुए है। उसका सुंदर चेहरा, जिस पर एक हैरान करने वाला भाव है, और सिलास के शब्दों से उसे महसूस हुई शर्मिंदगी के कारण लाल रंग का रंग है। हाँ, कैसे हुआ? उसने हकलाते हुए खुद से कहा। जब सिलास ने उसकी बात सुनी तो वह और भी उत्सुक हो गया, और उसने अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ उसकी ओर जांच की। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी? सिलास ने पूछा। यह तुम्हें सोना चाहिए था, तुम क्यों नहीं सो रही हो? लड़की ने आश्चर्य से पूछा, और उसका चेहरा और भी लाल हो गया। लेडी, क्या तुम ठीक हो? तुम कैसे उम्मीद करती हो कि मैं सो जाऊंगा जब मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोई जादूगर या जादूगर हो? सिलास ने पूछा, जैसे ही वह उसके करीब एक कदम बढ़ा। सिलास अब लड़की के बहुत करीब खड़ा था। वह उसकी सांस और उसके शरीर की गर्मी को महसूस कर सकता था। वास्तव में वह बहुत लंबे समय में किसी लड़की के सबसे करीब था। लड़की ने देखा कि सिलास उसके कितने करीब था और उसने सहज रूप से उसे दूर धकेल दिया। सर, मुझसे दूर रहो, सनकी।
उसने धीमी आवाज में चिल्लाया। जब सिलास ने उसकी बात सुनी तो वह आश्चर्य से पलकें झपकाए बिना नहीं रह सका। सनकी, बकवास, तुम ही हो जिसने अपने 2 खरबूजे मेरी पीठ पर दबाए, मेरे सिर पर उंगली रखी और मुझे सोने के लिए कहा और तुम मुझे सनकी कह रहे हो। ऐसा लगता है कि सनकी की परिभाषा मेरी जानकारी के बिना ही बदल दी गई है, सिलास ने कहा और अपना सिर हिलाया। इस समय लड़की के चेहरे की लाली पके हुए टमाटर से होड़ कर रही थी। उसकी मुट्ठी बंद थी और बिना सोचे समझे उसने सिलास की छाती पर मुक्का मारा। जैसे ही उसकी मुट्ठी उसके सीने से टकराए, एक हल्की धमाका हुआ और उसने तुरंत अपना सिर उठाया और सिलास की तरफ देखा। क्या तुमने नीचे कोई सुरक्षात्मक गियर जैसा कुछ पहना हुआ है? उसने आश्चर्य से पूछा। उसने अपना सिर नीचे किया और सिलास की छाती पर देखा कि उसने नीचे कुछ कठोर पहना हुआ है। नहीं, क्या तुम इतने कमजोर हो? सिलास ने कहा। उसने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा। छोड़ो, वह बड़बड़ाते हुए चिल्लाई। उसने अपना हाथ झटका, सिलास की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की। उसे समझ में नहीं आया कि उसके हाथ पर सिलास की पकड़ इतनी मजबूत क्यों थी, और जब वह उसकी छाती पर मुक्का मार रही थी तो उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि वह दीवार पर मुक्का मार रही है। लेडी, तुम्हें क्या हो गया है? सिलास ने पूछा, जबकि वह उसका हाथ थामे हुए था। उसका इरादा उसके मुलायम और चिकने हाथ को अपनी पकड़ से छुड़ाने का नहीं है। कृपया मुझे जाने दो, यह एक गलती थी। उसने सिलास की ओर एक प्यारे सी कुत्ते की तरह आंखें बनाते हुए विनती की। जब सिलास ने उसकी हरकत देखी तो वह हंस पड़ा। ये काम नहीं करेगा, लेडी। मैं तुम्हें तभी जाने दूंगा जब तुम मुझे बताओगी कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, सिलास ने कहा। यह इस तरह नहीं होना चाहिए था, उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। यह निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए था। अब मुझे बताओ कि मैं क्या जानना चाहती हूँ। लड़की ने सिलास की ओर देखा और अपने आसपास के माहौल को देखा। इस तथ्य के कारण कि वे परिसर के कुछ हद तक एकांत हिस्से में थे और साथ ही इस समय बहुत सारी कक्षाएं चल रही थीं, बहुत कम लोग इधर उधर घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। यह ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में हम यहाँ बात कर सकें। मैं तुम्हें कहीं और ले जाऊंगी, कृपया मुझे जाने दो, उसने थकी हुई आवाज में कहा और सिलास की ओर देखा। सिलास ने उसके हाथ पर से अपनी पकड़ छोड़ने का फैसला किया। आवाज से उसे पता चल गया कि वह किसी भी तरह से भाग नहीं सकती और अगर वह कोशिश करती है तो उसके लिए उससे आगे निकल पाना असंभव है। ठीक है, उसने कहा और उसके हाथ पर से अपनी पकड़ छोड़ दी। धन्यवाद, मेरे पीछे आओ, उसने कहा और चलना शुरू कर दिया। सिलास उसके पीछे पीछे चल रहा था। वे दोनों परिसर से होते हुए संस्थान के गेट की ओर बढ़े। वे गेट से बाहर निकले और विश्वविद्यालय स्थित अर्धव्यस्त नासाउ स्ट्रीट से होकर चले गए। लड़की ने सिलास की ओर देखा और मुस्कुराई, फिर सड़क के किनारे एक रेस्तरां में चली गई। लड़की का पीछा करते हुए सिलास भी रेस्तरां में चला गया। लड़की के मुस्कुराने के कारण जब वह उसकी ओर देखती थी तो उसे लगता था कि सामान्य दिखने वाला रेस्तरां एक गुप्त ठिकाने जैसा होगा, लेकिन उसे सामान्य रेस्तरां के माहौल का सामना करना पड़ा। ऐसा लगता है कि उसने बहुत जल्दी बोल दिया क्योंकि उसने लड़की को भोजन क्षेत्र से गुजरते हुए रेस्तरां के रसोई क्षेत्र की ओर जाते देखा। रेस्तरां के व्यस्त रसोई क्षेत्र के अंदर सिलास ने देखा कि हर कोई केवल उसे देखता है और अपना काम जारी रखता है। उसने उसे कई सामान्य दिखने वाली रसोई की अलमारियों में से एक की ओर जाते और उसे खिसकाते हुए देखा, जिससे उसके पीछे एक छिपा हुआ दरवाज़ा दिखाई दिया। उसने एक बार फिर सिलास की ओर देखा और मुस्कुराई। उम्मीद है कि तुम तैयार हो, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे डराने की कोशिश मत करो, दरवाज़ा खोलो, सिलास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे तुम्हारी हिम्मत पसंद है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और मुझे तुम्हारे खरबूजों की कोमलता पसंद है। उफ़, माफ़ करना, यह एक गलती थी, सिलास ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। उसने जानबूझकर आखिरी वाक्य कहा क्योंकि उसने देखा कि 2 लड़कियां उसके सामने एक कठोर अभिनय करने की कोशिश कर रही थीं। उसे उसका पहले का बेहद शर्मिंदा रूप पसंद था जो केवल हकला सकता था। निश्चित रूप से सिलास के शब्दों ने लड़की को शर्मिंदा कर दिया, लेकिन स्थिति अलग थी क्योंकि वह पहले की तरह शर्माए नहीं थी। इसके बजाय वह क्रोधित हो गई और उसने दरवाजे की ओर मुड़ने से पहले उसे घूर कर देखा। उम्मीद है कि इस दरवाजे के पीछे सब कुछ देखने के बाद भी तुम बात कर सकोगे, उसने कहा और दरवाजा खोल दिया। वाह, सिलास ने कहा जब उसने देखा कि दरवाजे के पीछे क्या था। लड़की की पिछली हरकतों से जब उसने उसे सोने के लिए मजबूर करने की कोशिश की तो वह पहले से ही लड़की की पहचान का अनुमान लगा सकता था, लेकिन वह इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे लगा कि यह बहुत ही असंभव है।
उसने अनुमान लगाया कि वह एक साधारण व्यक्ति हो सकती है, संभवतः एक निर्दिष्ट व्यक्ति, लेकिन उसने इस पर विश्वास न करने का फैसला किया क्योंकि उसे लगा कि उसके जैसे लोगों को छिपाया जाना चाहिए। कम से कम उसके विचार तो यही थे। साथ ही सिलास को सोने से रोकने में विफल होने के बाद उसकी प्रतिक्रिया से सिलास समझ गया कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हालांकि वह हैरान था, अगर वह सही है और वह उसका पहला शिकार नहीं है, तो ऐसा क्यों है कि वह कैंपस ग्राउंड में कुछ ऐसा करने के बावजूद पकड़ी नहीं गई? क्या कोई शिकायत नहीं हुई है, या उसे लगा कि यह संभव हो सकता है कि व्यक्ति के जागने के बाद उन्हें याद न रहे कि क्या हुआ था और इस तरह वह बेखौफ निकल पाए? शायद सब कुछ सिर्फ उसका विचार था और वह बहुत ज्यादा सोच रहा था, लेकिन वह सब कुछ जानने के लिए उत्सुक था। जब लड़की ने छिपे हुए दरवाजे को खोला तो गिया की स्क्रीन पर कुछ दिखाई दिया जिससे वह आश्चर्य में पड़ गया। उसकी ओर से एक गलती हुई, लेकिन वह खुद को रोक नहीं सका। गिया की स्क्रीन पर जो दिखाया जा रहा था वह छिपे हुए दरवाजे के पीछे है। वास्तव में ये वही है जो कोई व्यक्ति अपने सामने लिफ्ट लेने के बाद पाता है। लड़की ने सिलास को अजीब तरह से देखा। उसे समझ में नहीं आया कि उसने क्यों चिल्लाया और वह पूछना नहीं चाहती थी। वह इस समय बस इतना करना चाहती है कि उसे अपने बॉस के पास ले जाए और उससे इस गड़बड़ी को हल करवाए। उसने अपना अंगूठा लिफ्ट के बगल में एक स्कैनर पर रखा और अगले ही पल स्कैनर एक हरे रंग की रोशनी के साथ जल उठा और एक डिंग सुनाई दी। लिफ्ट खुल गई। मेरे पीछे आओ, उसने लिफ्ट में चलते हुए कहा। सिलास को बताने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वह भी पीछे पीछे चला गया और लिफ्ट में चला गया। सिलास के लिफ्ट में चढ़ने के बाद लड़की ने एक बटन दबाया जिस पर नीचे की ओर संकेत था और लिफ्ट बंद हो गई और नीचे उतरने लगी। लड़की ने सिलास को देखा और लिफ्ट के एक तरफ चली गई और चुपचाप खड़ी हो गई। वह उसे फिर से शर्मिंदा करने का मौका नहीं देने वाली थी। सिलास ने उसकी हरकत देखी और मुस्कुराया। उसका ध्यान वास्तव में लड़की पर नहीं बल्कि किसी और चीज पर था, वास्तव में दो चीजों पर। पहली लड़की की पहचान है जो गिया की स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई थी और दूसरी वह है कि लिफ्ट उन्हें कहाँ ले जा रही है। लड़की के चेहरे और आवाज का उपयोग करके लूना ने उसकी जानकारी और पहचान प्राप्त करने के लिए हर संभव डेटाबेस को खंगाला और उसने इसे सिलास को भेज दिया। अजीब लड़की का नाम नताशा है। वह प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक आम लड़की है। उसके बारे में या उसकी पहचान के बारे में कुछ भी अजीब नहीं है, लेकिन जो चीज सब कुछ जटिल बनाती है वह है एक असाधारण व्यक्ति के रूप में उसकी पहचान। हाँ, सिलास ने पुष्टि की है कि वह गिया की स्क्रीन पर जो देख रहा है उसके कारण वह एक असाधारण व्यक्ति है। चेहरे पर एक जिज्ञासु मुस्कान के साथ सिलास ने लिफ्ट के रुकने का धैर्यपूर्वक इंतजार किया। रुकने के बाद ये खुल गई और लड़की बाहर चली गई और वह उसके पीछे पीछे चला गया। मेरे पीछे पीछे चलो, जब हम वहां पहुंचेंगे तो किसी की तरफ मत देखना। अगर तुमने किसी को नाराज किया और उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदार नहीं होऊंगी, उसने कहा और एक गलियारे से नीचे चलना शुरू कर दिया जिसमें लाल परिवेश प्रकाश था जो इसे रोशन कर रहा था। गलियारा कांच से बना था, एक तरफा या गोपनीयता प्रकार का कांच जो किसी को ये देखने की अनुमति नहीं देता कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन अंदर के लोग देख सकते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। वे गलियारे के अंत में पहुंचे और लड़की एक स्कैनर के पास गई और उस पर अपना अंगूठा रखा। अगले कुछ क्षणों में स्कैनर हरा हो गया और दरवाजे से एक क्लिक सुनाई दी। लड़की ने सिलास को आखिरी बार देखा और दरवाजे का हैंडल घुमाकर उसे खोल दिया। तुरंत ही एक धमाकेदार आवाज सुनाई दी क्योंकि एक विशाल कमरा जो बड़ी संख्या में लोगों से भरा हुआ था और जहां तक आंखें देख सकती थी फैला हुआ था, उसके सामने प्रकट हुआ। मेरे पीछे आओ, फिर से कोई बेवकूफ़ी मत करो। यहाँ के लोग मेरे जितने कमज़ोर नहीं हैं। वे तुम्हें खत्म कर देंगे और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर पाऊंगी, उसने कहा और बेहद शोरगुल वाले कमरे में चली गई। सिलास कमरे में चला गया और उसका स्वागत लोगों की एक बड़ी भीड़ ने किया जो कमरे के बीच में एक विशाल अखाड़े के चारों ओर एक घेरे में इकट्ठा हुए थे। अगर वह उनकी संख्या का अनुमान लगाए तो वे 100 से ज्यादा होंगे। बड़े अखाड़े के चारों ओर लोहे की बड़ी बड़ी संरचनाओं से घिरा हुआ दो व्यक्ति बैठे थे, दो पुरुष जो 30 के दशक में लग रहे थे। व्यक्तियों के बारे में दिलचस्प बात यह है कि वे दोनों असाधारण हैं। ये तीसरा अभूतपूर्व दृश्य होगा जिसमें नताशा भी शामिल है, जिसे सिलास देख रहा है और वह भी सिर्फ एक दिन में। अरेना और उसमें खड़े दो लोगों को देखने के बाद किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि यह विशाल कमरा क्या है। देवियों और सज्जनों, दूसरे प्रारंभिक दौर के लिए हमारे पास दो बेहद मजबूत व्यक्ति हैं जो एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने होंगे। एक व्यक्ति जो रेफरी की वर्दी जैसा दिखता है,
ने मुंह पर माइक लगाकर कहा। मेरे दाहिने तरफ हमारे पास अग्नि दानव फर्नांडीज है, उसने चिल्लाया और एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। वह व्यक्ति इतनी ऊंचाई तक कूदा जो एक सामान्य इंसान के लिए असंभव लगती है और जमीन पर उतरा। उतरने के बाद उसने अपने खुले हाथों को बालों में लपेटा और उस पर 2 मुट्ठी के आकार की लपटें जल उठी और उसने धीरे धीरे अपनी खुली हथेलियों की लपटों को अपने चेहरे पर लाया, फिर अपनी मुठियां भींच लीं और लपटों को बुझा दिया। उसके प्रदर्शन के जवाब में भीड़ उत्साह में चिल्ला उठी और उनमें से कुछ ने अपनी आवाज में उसका उपनाम चिल्लाया। रेफरी ने ये देखा और संतुष्टि में सिर हिलाया। उसे संतुष्टि महसूस हुई कि फाइटर के प्रदर्शन ने वह सब हासिल कर लिया जो वह चाहता था। और मेरी बाईं ओर एकमात्र थोर, वज्र का देवता, उसने चिल्लाते हुए कहा, जैसे ही उसने अखाड़े में खड़े दूसरे आदमी की ओर इशारा किया। जिस आदमी की ओर इशारा किया गया था उसने अपनी मुट्ठी भींची और बिजली की छोटी छोटी किरणें उसकी भुजाओं पर चटकने के साथ दौड़ीं। बिजली की किरणें उसकी हथेलियों तक पहुंच गईं और जब वे इकट्ठा हो गईं और उसकी हथेलियों पर केंद्रित हो गईं, तो उसने अपनी मुठियां भींच लीं और एक छोटी बिजली की चमक चटकने के साथ सुनाई दी, क्योंकि केंद्रित बिजली की किरणें आसपास की हवा में हानिरहित रूप से टकराईं। भीड़ की प्रतिक्रिया और भी तीव्र थी क्योंकि वे उत्साह में चिल्ला रहे थे और उनमें से अधिकांश ने अपनी आवाज के शीर्ष पर थोर चिल्लाना शुरू कर दिया। सिलास ने ये सब देखा और वह मुस्कुराया, जैसे ही उसने खुद से कहा। कमजोर सिलास अभी भी अपने विचारों में था जब उसे नताशा ने घसीटा। अरे, इधर उधर मत खड़े रहो, वरना तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। मेरे पीछे आओ, उसने कहा और उसे घसीटते हुए ले जाने लगी। वह उसे तब तक घसीटती रही जब तक वे एक आलीशान डिजाइन वाले दरवाजे के सामने नहीं रुक गए। उसने दरवाज़ा खोला और सिलास को अंदर घसीट कर ले गया। जैसे ही वह अंदर जाने वाला था, सिलास ने रेफरी को चिल्लाते हुए सुना, लड़ो। रेफरी के चिल्लाने के बाद सिलास ने देखा कि दोनों आदमी एक दूसरे की ओर भाग रहे हैं, लेकिन वह उसके बाद की घटनाओं को देखने में असमर्थ था क्योंकि उसे नताशा ने दरवाजे से घसीटकर अंदर ले जाया था। नताशा ने दरवाजा बंद किया और चेहरे पर हताश भाव के साथ सिलास को देखा। अरे, मैंने तुमसे कहा था कि इधर उधर मत देखो। तुम निश्चित रूप से मारे जाने के लिए कह रहे हो। बाहर के लोग और उस अखाड़े में मौजूद लोग वे लोग हैं जो तुम्हें 10 बार मार सकते हैं और कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए कृपया खुद को मत मारो और मेरे पीछे आओ, नताशा ने सख्त आवाज में सिलास से कहा, इससे पहले कि वह मुड़ी और गलियारे से नीचे चलने लगी। दरवाजे से घसीटे जाने के बाद सिलास ने खुद को दूसरे गलियारे में देखा, लेकिन पहले गलियारे के विपरीत जिसमें कांच की दीवारें थीं, ये कंक्रीट की दीवारों से बना था। गलियारा खाली नहीं था क्योंकि इसमें कई शानदार ढंग से डिजाइन किए गए दरवाजे थे। दालान में खड़े होकर सिलास ने देखा कि दालान की ध्वनिरोधी व्यवस्था कितनी त्रुटिहीन है, और वह दालान भी जिससे वह पहले गुजरा था। सिलास ने नताशा को देखा जो दालान के अंत में एक दरवाजे के सामने खड़ी थी, और वह उसकी ओर चल पड़ा। जब वह उसके पास पहुंचा तो उसने उसे अपने आप में कुछ बुदबुदाते हुए सुना, और उसके बाद उसने दरवाजा खोलने से पहले एक गहरी सांस ली। दरवाजा खोलने के बाद वह कमरे में चली गई और सिलास उसके पीछे पीछे चला गया। जब वे दोनों कमरे के अंदर पहुंच गए तो नताशा ने दरवाजा बंद कर दिया और एक महिला की ओर देखने लगी जो कमरे के अंत में एक काले सोफे पर चुपचाप बैठी थी। नताशा, तुम वापस आ गई हो और तुम दोस्तों के साथ आए हो। मेरी अनुमति के बिना, महिला ने ठंडी आवाज और एक खतरनाक नजर से कहा। मेरा इरादा ऐसा नहीं था, लेकिन मैं एक तरह की समस्या में फंस गई। मैंने उस पर अपनी महाशक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वह इससे अप्रभावित रहा। असफल होने के बाद मैंने उससे बचने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली और बहुत तेज था। मैं खुद को इससे बाहर निकालने का एकमात्र तरीका उसे यहाँ लाना था। मुझे पता है कि पहली बार में सार्वजनिक रूप से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश करना मेरी बेवकूफ़ी थी, लेकिन मैं उत्सुक थी कि मैं इससे क्या कर पाऊंगी। जब से मुझे याद है कि मुझे ये शक्ति मिली है, मैंने इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की है, लेकिन आपने हमेशा मुझे ऐसा न करने के लिए कहा है। मैं इसमें मदद नहीं कर सकती। भले ही मैं अखाड़े में न रह पाऊं, कम से कम मैं मदद तो कर सकती हूँ। मैं बस इतना करना चाहती थी कि मैं उपयोगी बनूं, नताशा ने कहा, और आखिरी वाक्य के दौरान उसकी आवाज़ भावनाओं के कारण फट गई। नताशा के शब्दों पर सोफे पर बैठी महिला ने अपना सिर हिलाया। तुमने ये सब कहा, लेकिन तुमने यह नहीं बताया कि हम तुम्हारे द्वारा की गई गड़बड़ी को कैसे ठीक करेंगे, और तुम्हारे दोस्त के बारे में हम क्या करेंगे, उसने पूछा, और आह भरी। देखो,
तुम रोने वाले बच्चे के अलावा कुछ नहीं हो। तुम अब क्यों भावुक हो रही हो? तुमने गड़बड़ी की और तुम मेरी सहानुभूति अर्जित करके इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। मुझे खेद है, लेकिन तुम सफल नहीं हो पाई। तुम्हारा दिमाग कमजोर है और यही कारण है कि मैं हमेशा तुम्हारे सुपरपावर का उपयोग करने के खिलाफ हूँ। मुझे वास्तव में समझ में नहीं आता कि तुमने अपनी सुपरपावर क्यों और कैसे प्राप्त की। ईमानदारी से कहूँ तो तुम इसके लायक नहीं हो, उसने और भी ठंडी आवाज में कहा। इस समय नताशा के गालों पर आंसू बह रहे थे। उसकी आंखों में तीव्र क्रोध और घृणा के साथ उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली, उसके नाखून लगभग उसकी त्वचा में धंस गए। वह बहुत सी बातें कहना चाहती थी, लेकिन वह नहीं कह पाई। वह जानती थी कि महिला सही कह रही है। वह कमजोर दिमाग की है और वह अपनी शक्ति के लायक नहीं है। उसने अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद की और एक लंबी सांस छोड़ी, क्योंकि उसने अपने सिर से गुस्से को बाहर निकाल दिया। जब ये हो रहा था, सिलास चुपचाप कमरे के एक तरफ खड़ा था। उसे पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसका ध्यान अखाड़े में दो आदमियों के बीच चल रही लड़ाई पर था। लूना ने भूमिगत अखाड़े के लाइव ट्रांसमिशन सिस्टम को हैक कर लिया और गियर को उससे जोड़ दिया, जिससे सिलास लड़ाई देख सकता था, ठीक वैसे ही जैसे दालान में देखे गए दरवाजों के पीछे वीआईपी कमरों में बैठे लोग देख रहे थे। हाँ, दालान में जो दरवाजे सिलास ने देखे वे वास्तव में वीआईपी कमरे हैं और अंदर के लोग अखाड़े में चल रही लड़ाई को लाइव देख रहे हैं, जैसा कि कमरे में टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। जब सिलास ने देखा कि दोनों आदमियों के बीच लड़ाई कितनी नीरस थी, तो वह शुरू में निराश हुआ, लेकिन जब उसे इसका कारण समझ में आया तो उसके विचार बदल गए। ऐसा नहीं है कि उन दोनों के बीच लड़ाई नीरस थी, बल्कि वे वास्तव में अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन उसकी उच्च धारणा के कारण लड़ाई बेहद धीमी थी। इसके अलावा, इससे उनकी शक्तियों का उपयोग करने और लड़ने के प्रयास ऐसे लगते हैं जैसे बच्चे किसी ऐसी चीज के साथ खेल रहे हों जिसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। सिलास ने लूना से कहा कि वह लड़ाई और आने वाली किसी भी अन्य लड़ाई को रिकॉर्ड करे, क्योंकि वह बाद में सब कुछ का विश्लेषण करना चाहता है। लूना को निर्देश देने के बाद उसने अपना ध्यान कमरे में हो रही घटनाओं पर लगाया। जब वह कमरे में आया तो उसने वास्तव में कमरे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह लड़ाई में व्यस्त था। वह देख रहा था। सिलास ने देखा कि सोफे पर बैठी महिला उसे अजीब तरह से देख रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? उसने संकुचित आंखों से पूछा। हालांकि यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं वास्तव में इस बारे में उत्सुक हूं कि आप लोग एक रेस्तरां के नीचे और एक आईवी लीग विश्वविद्यालय के करीब एक भूमिगत अखाड़ा कैसे बना पाए? सिलास ने कहा, जैसे ही वह सोफे की ओर चला और महिला के बगल में अपनी सीट पर बैठ गया। तुम में हिम्मत है। तुमने वहां सब कुछ देखा और तुम अभी भी शांत हो। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम सख्त दिखावा करने का नाटक कर रहे हो? उसने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा, जैसे ही वह सिलास की ओर देखने के लिए मुड़ी। अगर तुम कह रहे हो कि मैं अखाड़े में खेलने वालों से डरती हूँ, तो तुम गलत हो। मैंने इससे भी बदतर चीजें देखी हैं। हालांकि वे अपने प्रदर्शन से खतरनाक लग सकते हैं, वे अभी भी इंसान हैं और इसलिए कमजोर हैं। मुझे पूरा यकीन है कि दिल या सिर में गोली लगने पर भी वे अपने निर्माता के पास पहुंच सकते हैं, सिलास ने मुस्कुराते हुए कहा। एक और बात जिसके बारे में मैं उत्सुक हूँ, वह ये है कि जब देश के इतने सारे धनी और संपन्न व्यक्ति यहाँ एकत्रित हैं, तो ये स्थान बिना किसी समस्या के कैसे चल रहा है? क्या आप मुझे बताना चाहेंगे? सिलास ने पूछा, जब वह सोफे पर वापस लेट गया और अपने पैर मेज पर रखे। जब सिलास ने जो कहा, उसे सुनकर महिला आश्चर्यचकित हो गई। वह समझ नहीं पाई कि उसे दालान में दरवाजों के पीछे के लोगों की पहचान कैसे पता थी। उसे लगा कि वह शायद सिर्फ अनुमान लगा रहा है। उसके अनुसार, अगर बाद वाला सच हो तो बेहतर होगा, क्योंकि चीजें आसान होंगी, लेकिन अगर यह पहला सच है, तो चीजें जटिल हो जाएंगी। सिलास के आत्मविश्वास ने उसकी दिलचस्पी को चरम पर पहुंचा दिया और वह उसकी पहचान के बारे में बहुत उत्सुक हो गई। ऐसा लगता है कि हमने गलत शुरुआत की है। मुझे महारानी कहा जाता है और मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। सिलास की पिछली हरकतें और शब्द जानबूझकर थे। यह उसकी वर्तमान स्थिति में लाभ उठाने का प्रयास था। वह जानता था कि वह कमजोर स्थिति में होगा क्योंकि वह उनके पास आया था। भले ही उसने नताशा पर बहुत सख्ती बरती हो, लेकिन उसके सामने बैठी महिला अलग है। साथ ही वह जानता था कि वह पूछताछ की स्थिति में होगा, क्योंकि महिला उस पर शक करेगी और उससे कोई भी संभावित जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेगी। यह अजीब होगा अगर उसे किसी ऐसे व्यक्ति पर शक न हो जो नताशा के प्रयास का विरोध करने में सक्षम था, जिसने उसके दिमाग में घुसने की कोशिश की थी।
साथ ही भले ही नताशा कमजोर दिमाग की है जैसा कि उसने कहा, तथ्य यह है कि उसने उसे इस हद तक मजबूर किया कि उसे उससे छुटकारा पाने से पहले उसे अपने बेस पर लाना पड़ा। यह उसके लिए उत्सुकता की बात है। महिला ने जो कहा उससे सिलास समझ गया कि नताशा ने उसके दिमाग में घुसने का प्रयास पहली बार किया था जब उसने अपनी शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की थी। इससे उसे उत्सुकता हुई कि उसकी शक्ति क्या हो सकती है। फिलहाल सिलास को नताशा में नहीं बल्कि उसके बगल में बैठी महिला में दिलचस्पी है। लूना से मिली जानकारी के अनुसार महिला महारानी देश की प्रलेखित असाधारण महिलाओं में से एक है। दरअसल दुनिया में दर्ज सभी फिनोमेनल्स में से वह सबसे मजबूत है और वह बहुत प्रभावशाली भी है। यह एक फिनोमेनल के रूप में उसकी पहचान और देश के पिछले सेनेटर की बेटी के रूप में उसकी पहचान के कारण है। उसके सामने वाली महिला ही भूमिगत क्षेत्र चलाती है और लूना से मिली जानकारी के अनुसार वह अकेली नहीं है जो इसमें शामिल है। भूमिगत क्षेत्र एक ऐसा व्यवसाय है जिसे देश के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक और बेहद अमीर व्यक्तियों के युवा वंशजों द्वारा मिलकर प्रबंधित किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व उसके सामने वाली महिला एलिजाबेथ फ्रेडरिक कर रही है। ये जानकारी सिलास के इस सवाल का जवाब देती है कि भूमिगत क्षेत्र अब तक बिना किसी बाधा के कैसे चल रहा है। ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि यह कुछ ऐसा है जिसे अमीरों ने अपने खाली समय में खुद का मनोरंजन करने के लिए बनाया है। भूमिगत क्षेत्र के बारे में ये जानकारी सिलास को याद दिलाती है कि प्राचीन रोमन कैसे ग्लैडिएटर लड़ाइयों से खुद का मनोरंजन करते थे। भूमिगत क्षेत्र की स्थिति लगभग वैसी ही है, अगर बिल्कुल वैसी ही नहीं है। भूमिगत क्षेत्र बिल्कुल छिपा हुआ है क्योंकि लगभग कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है, लेकिन पहले दो शर्तों में से एक को पूरा करना होगा। दो शर्तों में से पहली यह है कि किसी को एक असाधारण व्यक्ति होना चाहिए, चाहे वह प्रलेखित हो या नहीं। दूसरा, आप प्रवेश टिकटों के लिए निर्धारित किसी भी राशि का भुगतान करके इसे एक्सेस कर सकते हैं, और इस प्रवेश टिकट की कीमतें तय नहीं हैं और उनकी कीमतें भी बहुत अधिक हैं। ये सारी जानकारी डार्क वेब पर उपलब्ध है। हालांकि लगभग कोई भी व्यक्ति एक्सेस प्राप्त कर सकता है। जैसा कि सिलास ने कहा, यह अमीरों द्वारा अमीरों के आनंद लेने के लिए बनाया गया है। वापस महिला की बात करें तो सिलास को पता था कि उसने अपना लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया है जब उसने अपनी आवाज़ में थोड़ी विनम्रता सुनी जब उसने अपना परिचय दिया और दूसरी बार उसका नाम पूछा। हालांकि वह जानता था कि वह उसके प्रति थोड़ी विनम्र थी, वह उसे आसानी से अपना लक्ष्य हासिल करने की अनुमति नहीं देने वाला था। वह उनके बेस में है, बहुत सारे असाधारण लोगों से घिरा हुआ है, कमजोर असाधारण लोग, और सबसे मजबूत में से एक सबसे अच्छा है उसे देखकर, लेकिन वह डरा हुआ नहीं है। इसके बजाय वह वर्तमान स्थिति का आनंद ले रहा है। इसे मुसीबत की तलाश में उसकी ओर से जानबूझकर किया गया कार्य माना जा सकता है, लेकिन मुसीबत ऐसी चीज़ है जिसे वह बर्दाश्त कर सकता है, और इसके अलावा वह एक असाधारण व्यक्ति से लड़ने की तलाश में है। शायद उसे आज अपना मौका मिल जाए। वे तुम्हें महारानी कहते हैं, लेकिन तुम्हारा नाम संभवतः वह नहीं हो सकता, है न? सिलास ने मुस्कुराते हुए पूछा। सिलास की बात सुनकर एलिजाबेथ ने अपनी मुट्ठी हल्के से बंद की और उसे नीचे गिरा दिया। उसने सिलास की ओर देखा और सिर हिलाया। उसके विचार अज्ञात थे। उसे लगा कि उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसा कुछ जो उसने कभी अनुभव नहीं किया था क्योंकि वह सत्ता की स्थिति में थी। उसने सिलास से कई सवाल पूछे हैं, लेकिन उसने उनमें से किसी का भी जवाब नहीं दिया, और जब उसने हाथ मिलाने की पेशकश करके विनम्र और मैत्रीपूर्ण होने का प्रयास किया, तब भी उसने उसका हाथ लटका कर रखा। अगर कोई और उसके साथ ऐसा करता तो वह कार्रवाई करती, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती, कम से कम अभी तो नहीं। उसे लगा कि उसके आत्मविश्वास के पीछे निश्चित रूप से कोई कारण है, अन्यथा ये वास्तव में मूर्खता होगी। उसने उसे एक बार और जांचने का फैसला किया, लेकिन अगर उसे इससे कुछ नहीं मिला तो वह कठोर तरीके से चीज़ों का ख्याल रखेगी। मैं समझती हूँ कि मैंने शुरू में आपके साथ असभ्य व्यवहार किया होगा, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि यहाँ आने से पहले कुछ चीज़ें करनी होती हैं, उसने कहा। हाँ, मुझे उन दो शर्तों में से एक के बारे में पता है, जिन्हें किसी को भूमिगत क्षेत्र में प्रवेश दिए जाने से पहले पूरा करना होता है। ये वास्तव में कोई रहस्य नहीं है। सिलास ने आगे बढ़ने से पहले सिर हिलाया, लेकिन आप मुझे दोष नहीं दे सकते। कोई चुपके से मेरे पास आया और मेरे सिर पर उंगली रखकर मुझे सोने के लिए कहा। मुझे उत्सुकता हुई कि वह व्यक्ति मुझे सोने के लिए कहकर वास्तव में क्या हासिल करना चाहता था। बस इतना ही। सिलास की बात सुनकर एलिजाबेथ ने अपना चेहरा थपथपाया। उसने नताशा की ओर देखा जो कमरे के एक कोने में खड़ी थी, और उसने खुद से कुछ बुदबुदाया। क्या बेवकूफ कुतिया है, उसने आह भरी और अपना सिर हिलाया, फिर सिलास की ओर देखा। मुझे खेद है कि उसने तुम्हारे साथ जो करने की कोशिश की।
आप चलो आपस में बात करते हैं। मैंने अपना परिचय दे दिया है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? कृपया, उसने अपने चेहरे पर एक मजबूर मुस्कान के साथ पूछा, जिससे उसका चेहरा कठोर लग रहा था। सिलास ने इस बिंदु पर चीजों को जाने देने का फैसला किया। वह जानता था कि एलिजाबेथ उसके साथ विनम्र होने की पूरी कोशिश कर रही थी, भले ही वह ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही हो। इसके अलावा वह यहाँ लड़ाई के लिए नहीं आया था, बल्कि केवल अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए आया था। हाँ, वह परेशानी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि महिला बर्दाश्त नहीं कर सकती और सिलास इसका सम्मान करेगा। नाम सिलास है, उसने जवाब दिया। सिलास का जवाब सुनकर एलिजाबेथ ने सिर हिलाया। उसने नाम याद रखना सुनिश्चित किया क्योंकि वह बाद में उसकी जांच करने का इरादा रखती है। हालांकि उसे नहीं पता कि नाम नकली है या नहीं। वह चिंतित नहीं थी क्योंकि वह जांच करने के लिए सीसीटीवी फुटेज से प्राप्त उसकी छवि का उपयोग कर सकती थी। सिलास, चूंकि हम बराबरी पर हैं, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ और तुम्हें मेरे साथ पूरी तरह ईमानदार होना चाहिए, एलिजाबेथ ने गंभीर स्वर में कहा। उसने जो कहा उसके जवाब में सिलास केवल मुस्कुराया। उसके साथ पूरी तरह ईमानदार होना, वह निश्चित रूप से मजाक कर रही है, सिलास ने खुद से सोचा। एलिजाबेथ ने सिलास की प्रतिक्रिया देखी और आह भरी। मुझे पता है कि मैं तुम्हें वह नहीं दिखा सकती जो तुमने वहां देखा था। ऐसा करने का एकमात्र तरीका तुम्हें पूरी तरह से चुप कर देना है और तुम जानते हो कि इसका क्या मतलब है। ऐसा कुछ है जो मैं नहीं करना चाहती, उसने कहा और थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर आगे बोली। तुमने कहा था कि तुम भूमिगत क्षेत्र में प्रवेश पाने से पहले किसी को पूरी की जाने वाली 2 शर्तों में से किसी एक के बारे में जानते हो, जिसका मतलब है कि तुम देश में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। सिलास ने उसे कुछ ही देर में रोक दिया। सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर आप मेरी पहचान के बारे में पूछने जा रहे हैं, तो माफ़ करें, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर आप ये पूछने जा रहे हैं कि क्या मैं सुपर पावर वाले लोगों के बारे में जानता हूँ, तो असल में मैं उन्हें पहली बार देख रहा हूँ। अगर आपका सवाल मेरे पूछे गए सवाल से अलग है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, सिलास ने कहा। उसे लगा कि वह जानता है कि एलिजाबेथ क्या करने की कोशिश कर रही थी और वह इसके मूड में नहीं था। उसने अपनी जिज्ञासा को पहले ही संतुष्ट कर लिया था और अब उसके पास खुद का मनोरंजन करने का एक नया तरीका है, जो कि अखाड़े में एक दूसरे से लड़ते हुए फिनोमेनल्स को देखना है। सिलास वास्तव में जाने का मन कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि एलिजाबेथ के लिए उसे वह पाने के बिना जाने देना असंभव होगा जो वह चाहती है। जब एलिजाबेथ ने सिलास की बातें सुनी, तो उसे लगा कि वह बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर मैं उसकी पहचान जानना चाहता हूँ, तो वह मेरी मदद नहीं कर सकता, इसका क्या मतलब है? उसने खुद से सोचा। उसे लगा कि वह अपनी पहचान को बहुत महत्व दे रहा है। यहाँ तक कि वह जो एक फिनोमेनल है, वह भी अपनी पहचान को छिपाए नहीं रखती। कम से कम वह ऐसा ही करेगी अगर इसके खिलाफ कोई नीति नहीं है। उसने आह भरी और अपनी आंखें सिकोड़कर सिलास को देखा। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा रवैया मुझे परेशान करने लगा है। मैं तुम्हारे साथ असभ्य व्यवहार नहीं करना चाहती, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। इतने सारे असाधारण लोगों को देखने के बाद भी तुम आश्वस्त हो सकते हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में हर एक से लड़ने में सक्षम होने का भरोसा है? हेम, एलिजाबेथ ने चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान के साथ पूछा।